Students, today's day number 6 of the chapter of carbon and its compound. रोमन नंबर कौन सा होगा बताइए? Soaps and detergents. रोमन नंबर 22 soaps and detergents. ये कौन रख के गया है? 22 होगा रोमन नंबर, 12 या 22? ओके, आइए रोमन नंबर 22। नाउ सी, जब आप पानी में डिटर्जेंट डालते हैं और घोलते हैं तो झाग पैदा होता है। पानी में डिटर्जेंट डालते हैं और ये पंखा बंद कर दो आर्यन क्राउन पब्लिक, उतना गर्मी नहीं है, काम चल जाएगा। पानी में डिटर्जेंट डालते हैं और घोलते हैं तो झाग पैदा होता है। हम बोलना स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, हम बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये जो झाग पैदा होता है ना स्टूडेंट्स, हम बोलना शुरू कर दिए हैं। जो अभी नोट्स मिला है आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का स्टेपलर नहीं मारिएगा, टोटल 5 प्रिंटेड पेजेस मिलेगा, पर आपको 4 प्रिंटेड ही दिए हैं, एक और अभी देंगे। अब क्या है, पेज नंबर 4 का प्रिंटिंग क्लियर नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारे जस्ट बगल में जो लड़का बैठा है उसको क्लियर प्रिंटिंग वाला हम दिए हैं। तुमको नहीं है तो तुम्हारे बगल वाले को पेज 4 का प्रिंटिंग क्लियर होगा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूंगा उस दौरान आप उसको देख देख कर सुधार कर लीजिएगा, या फिर यहां सुधार नहीं हो सकेगा तो इसी नोट्स का भी हम पीडीएफ भेजेंगे, तो पीडीएफ को जूम कर करके सुधार कर लीजिएगा। जिसको प्रिंटिंग क्लियर नहीं मिला है पेज 4 का, उसको बगल वाला लड़का को हम प्रिंटिंग क्लियर दिए हैं। दोनों को मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज हमने मेक श्योर किया है कि पेज 4 का अगर प्रिंटिंग क्लियर नहीं है तो बगल वाले को क्लियर प्रिंटिंग मैंने दिया होगा, तो उससे आप देख देख के सुधार कर लीजिएगा, स्टेपल मत मारिएगा ना। लेट्स कम टू सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में होगा क्या, आप सोप को पानी में डाले, सॉरी अभी सोप नहीं, आप डिटर्जेंट को पानी में डाले और घोले, डिटर्जेंट को कर दे रहे हैं, पानी में डाले और घोले, घोलने से झाग पैदा हुआ। ये सारा खेल इसी झाग का ही है। ये जो झाग होता है ना, ये डर्ट के चारों ओर अटैच हो जाता है, सुनते रहना, डर्ट के चारों ओर अटैच हो जाता है और डर्ट को चारों तरफ से घेर लेता है, डर्ट को चारों तरफ से घेर लेता है। और घेरने के बाद कुछ ऐसा करता है कि सोप में होते हैं 2 एंड्स, सुनते जाना, सोप में होते हैं 2 एंड्स, एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक और एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक। एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक और एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिया है, जिसको क्या बोला मैंने, हाइड्रोफोबिया, कॉपी लेकर आई, कॉपी लाइए, कहां तक देखें, दिखाइए कॉपी। बस ठीक है, दिखा दीजिए, हम देख लेंगे। डे नंबर लिखे हैं, CBSE 11 का ओल्ड क्लिप्स में जाइएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा, अभी ट्रांसफर हो रहा है, 5 मिनट बाद मिलेगा, ठीक है। किसी में बैठिए, CBSE 11 में मिल जाएगा। तो एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। किसी को हाइड्रोफोबिया है अगर, मतलब उसको पानी से डर लगता है। किसी को अगर हाइड्रोफोबिया है मतलब उसको पानी से डर लगता है, पानी की तरफ वो नहीं जाना चाहता है, पानी से भागना चाहता है। लेकिन जिसको हाइड्रोफोबिया है ना, वो पानी से भले भागना चाह रहा है लेकिन डर्ट से नहीं भागना चाह रहा है। वो हाइड्रोफोबिया है अगर किसी को, तो वो पानी से भागना चाह रहा है, पानी वाले की तरफ नहीं जाना चाहेगा। इट विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द वाटर एंड बट इट विल ट्राई टू कम टुवर्ड्स द डर्ट। तो सोप का मॉलिक्यूल दिखता ऐसे है। क्या ये आपको स्टाइल मार के रख रहे हैं कि यहां कार्बन 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 है, स्टाइल मार रहे हैं कि ये कार्बन है? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझते हो ना। एंड यहां पे होता है हाइड्रोक्साइड एंड,
एक होता है हाइड्रोफोबिया एंड और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड। अभी हम दोनों पढ़ाएं कि आप एक पढ़ा रहे हैं, हाइड्रोफोबिया पढ़ा रहे हैं। जो हाइड्रोफोबिया है, जिसको सोप के जिस एंड को हाइड्रोफोबिया है उसको पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है, वो पानी की तरफ नहीं जाना चाहता है, पर सोप मॉलिक्यूल का वो एंड कचड़ा की तरफ जाना चाहता है। कचड़ा को जाके पकड़ लेता है, उससे अटैच हो जाता है, कपड़ा से अटैच हो जाता है। कौन? हाइड्रोफोबिक। बार बार बोल रहे हैं हाइड्रोफोबिक, नाम ही है हाइड्रोफोबिक। बस ये फोबिया वर्ड को याद रखो, तुमको अपने 1-1.5 सेकंड के अंदर अपने आप से तुम बात करके समझ जाओगे क्या है। अगर हाइड्रोफोबिया है तो उसको पानी से डर लगता है। अगर उसको पानी से डर लगता है तो कचड़ा से तो प्यार ही है। सो टेल मी, हाइड्रोफोबिक एंड विल गो टुवर्ड्स डर्ट, डस्ट, ऑयल, ग्रीस, हाँ या ना? पर जिसको हाइड्रोफीलिया है, जिसको हाइड्रोफीलिक एंड है, उसको तो पानी से प्यार है, पानी के तरफ वो जाएगा, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम डर्ट, डस्ट, ऑयल एंड ग्रीस। मतलब पनिया पनिया करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा मुंह से निकलवाना कौन सी चाह रहे हैं कि डस्ट, डर्ट, ऑयल एंड ग्रीस के तरफ जाएगा कि डर्ट, डस्ट, ऑयल एंड ग्रीस के विरुद्ध जाएगा। तुम्हारा मुंह से हम निकलवाना ये चाहते हैं। भले हम हाइड्रो हाइड्रो करके पढ़ा रहे हैं, पनिया पनिया करके पढ़ा रहे हैं, पर बात पनिया की तरफ जाने का कर रहे हैं कि बात पनिया नहीं, डर्ट, डस्ट, ऑयल एंड ग्रीस की तरफ जाने का बात कर रहे हैं। तुम्हारे रुमाल में मिट्टी भी लगी हुई है, धूल भी लगी हुई है, अचार का तेल भी लगा हुआ है, और साइकिल पोछे थे तो साइकिल का ग्रीस भी लगा हुआ है, सब कुछ है, डर्ट, डस्ट, ऑयल, ग्रीस सब कुछ है। तुम इस कपड़े को या रुमाल को गीला करते हो और साबुन घसते हो, उसमें साबुन घसने के बाद ऐसे फच फच करते हो, और अगर रुमाल है तो ऐसे ऐसे फच फच, लेकिन अगर यही चीज घर का चादर होता तो ऐसे 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 करके मारते, और अगर और भी ज्यादा एडवांस्ड हो तो वॉशिंग मशीन में जोर जोर से एजिटेट करते, गोल गोल घुमाते। जानते हैं तीनों ही एक्शंस एक ही चीज है। हाथ में पकड़ने लायक रुमाल था तो हम लोग छप छप कर लिए, हाथ में पकड़ने लायक रुमाल था तो हम लोग क्या कर लिए? छप छप। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वॉशिंग मशीन में डाल के हम लोग गोल 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 तेजी से घुमा दिए, वॉशिंग मशीन में डाल के गोल 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 तेजी से घुमा दिया। और एकदम बड़का है तो धोबी लोग धोबी पछाड़ मारता है, धोबी पछाड़ मारता है। तीनों में एक ही एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन? एजिटेट करना। एजिटेट करना मतलब उसको पूरा झंझोड़ के रख देना। ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे हो? झंझोड़ ही रहे हो, पूरा उसको एजिटेट कर दे रहे हो। वॉशिंग मशीन भी जोरदार घूमता है, उसको एजिटेट ही करता है। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत लेट से आया, और धोबी लोग उसको दे मारता है, वो भी एजिटेट ही कर रहा है। तो इतनी देर में क्या क्या पढ़ा है? रुमाल लिए, उसमें तेल गिर गया है, अचार का तेल गिर गया है, साइकिल पोछे हैं तो ग्रीस भी लग गया है, और धूल मिट्टी से भी सना हुआ है। उस रुमाल को पानी में डुबा दिए और साबुन घसीट दिया, और घसीटने के बाद फचफच किए या छप छप मारे या वॉशिंग मशीन में। हुआ क्या? ये था डस्ट, ऑयल, ग्रीस। साबुन का मॉलिक्यूल इस तरह से चारों तरफ से जहां जहां उस कपड़े में गंदगी होगी वहां वहां उस गंदगी को सब तरफ से अटैक करेगा। ये हम एक ठो बस गंदगी दिखाएं तुम्हारा कपड़ा में, तुम्हारा कपड़े में न्यूमरस जगह पे गंदगियां होंगी, और ये आंख से दिख रहा है ऐसा कि वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। सोप मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो आंख से नहीं ना दिखेगा, और डर्ट का एक कण है, सब तरफ से घेर लिया और यहां ऐसे घेर लिया, 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 यहां ऐसे घेर लिया, यहां ऐसे। मतलब एक वो मॉलिक्यूल हुआ ऐसा दिखता है। ये मॉलिक्यूल में कार्बन कंपाउंड्स है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स है यहाँ पे। तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स वाला एंड भीतरे जाता है, मतलब टुवर्ड्स द डस्ट जाता है। किधर जाता है? टुवर्ड्स द डस्ट जाता है। अब बाहरे की तरफ इनऑर्गेनिक एंड है, बाहरे की तरफ वो नहीं जा रहा है डस्ट की तरफ, ये गोलका वाला नहीं गया, पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन कंपाउंड, वो किसके तरफ गया? डस्ट के तरफ गया। तो तुम लोग अब समझेंगे, अच्छा जो डस्ट के तरफ गया है उसको डस्ट से प्यार है, तो इसको डस्ट से प्यार है, तो डर किससे है? इसको। इसलिए ये हाइड्रोफोबिक एंड है। ये डस्ट के भीतरे है, टुवर्ड्स है कि अवे है? तो ये कौन सा एंड है? हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है ये।
सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? एकदम क्लियर हो रहा है। ये साबुन घिसने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और जो ऐसे टेंटे टेंटे हो, ये कार्बन है। कार्बन जाके पकड़ लिया ऐसे डस्ट को, ऐसे पकड़ लिया, फंसा दिया, इधरों से फंसा दिया, इधरों से फंसा दिया, इधरों से ऐसे फंसा दिया, ऐसे करके फंसा दिया, फंसा दिया, फंसा दिया, फंसा दिया। तो भैया डस्ट की तरफ तो गया ना, तो डस्ट से प्यार है, तो किससे प्यार नहीं है इसको? पानी से नहीं है, पानी से डर है। सो ये जो टेंटे टेंटे करके स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर, और ये दूर है ना, हम नहीं जाएंगे टुवर्ड्स द डस्ट, हम अवे रहेंगे, हम दूर रहेंगे डस्ट से। तो भैया कचड़ा से दूर तो पानी के पास, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक। अब क्या हुआ, जब तुम एजिटेशन करते हो, सब तरफ से अगर बीच में कोई खड़ा हो जाए और अगर सब तरफ से टाने 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 सब तरफ से टाने, तो इसकी पकड़ जो कपड़े पे है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी। पटवारी सुन रहे हो? ये जिद्दी दाग की पकड़ जो कपड़े पे थी, सब तरफ से टाने 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 टाने, तुम टान रहे हो कि सोप का मॉलिक्यूल टान रहा है, सोप का मॉलिक्यूल टान रहा है, तो वो पकड़ जो है, खाली ये सब पूछने का चीज नहीं है, चेहरा दिखाइए और बैठिए। जो पकड़ जो है वो क्या हो गया? ढीला हो गया। कपड़े में डस्ट का पकड़ क्या हो गया? ढीला हो गया, क्योंकि सब तरफ से घेर लेता है ना, सब तरफ से घेर लेता है तो ढीला हो गया। अभी और भी ढीला होगा, बता रहे हैं कैसे। ये तो बोल रहे हैं हम तो पानी की तरफ जाएंगे, ये बोल रहे हैं हम पानी की तरफ जाएंगे, ये बोल रहे हैं हम पानी की तरफ जाएंगे, ये बोल रहे हैं हम पानी की तरफ जाएंगे, हम पानी की तरफ। मेरा हाथवा पकड़ो, पकड़ो, और तुम आके मेरा हाथ पकड़ो। चलो एक बार मैं आज समझ गया, लकीली। अब टानो हमको तुम, तो बोलो टनाया कौन? अरे तुमको नहीं टानना है, किंगर टानो। तो टनाया कौन? समझे बात? टनाया कौन? मोहित डीएवी टना गया, इधर आ जाइए आप। हमको टानो किंगर तुम, तो टना गया कौन? अरे आओ जी, टनाओ। समझे बात को? बैठ जाइए। ये जाना चाहता है किधर? तो लॉक्ड है कौन सा स्ट्रक्चर? कार्बन वाला स्ट्रक्चर, मतलब हाइड्रोफोबिक। वो टना रहा है तो साथे साथ टानते किसको ले गया? सिर्फ इधर टनाया कि सेम वे में ये भी पानी की तरफ जाना चाह रहा है, पर लॉक्ड है कौन? ये कार्बन एंड, टाना आ गया तो इसको भी टान दिया, फिर से ये पानी की तरफ जाना चाह रहा है। लॉक्ड कौन है? टनाया, तो उससे कौन टना गया? डस्ट। सब तरफ से डस्ट टना रहा है, तो बोलिए पकड़ और ढीला हो गया। ओके, आगे सुनिए। पकड़ ढीला हो गया, उसके बाद आप ऐसे 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 फच 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 फुच 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 फुच, बड़ा है तो ऐसे या एजिटेट करते हैं। ये सारे एजिटेशन का जो प्रोसेस है, ये बहुत नेसेसरी प्रोसेस है। जमाना कितना भी एडवांस हो जाए, कपड़ा धुलेगा अगर तो एजिटेट होके ही होगा, भले वॉशिंग मशीन ही क्यों ना धोए, वॉशिंग मशीन भी उसको पूरा झंझोर देता है एकदम जोरदार। क्योंकि एजिटेशन करने पे क्या होता है, क्लोथ इतना तेजी से एजिटेट होता है, क्लोथ इतना तेजी से एजिटेट होता है, क्लोथवा इतना तेजी से एजिटेट होता है कि क्लोथवा एजिटेट हो रहा है, डस्टवा साला वहीं रह जा रहा है। मजाक नहीं करे, रफ्तार के हिसाब से बात करो। जिस तरह से कारपेट को टांग दो और मारो दे डंटा दे डंटा दे डंटा, तो धूल उड़ता है। एक्चुअली धूल नहीं उड़ता है, तुम मार के कारपेटवा को पीछे ठेल देते हो, धूल वहीं रह जाता है। इट जस्ट लीव्स द कारपेट, वहीं रह गया। एंड बीइंग लाइटर इट हैज टू फ्लोट इन एयर, इट हैज टू। तो तुम कचड़ा नहीं निकालते हो, तुम बस दे डंटा मार के कारपेटवा को, रे चल चल पीछे चल चल चल, पीछे कारपेट को कर देते हो। कारपेट पीछे डस्ट रेडी नहीं है, वो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पे डस्ट वहीं रह जाता है। बीइंग लाइटर वो फ्लोट करता है। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप एजिटेशन समझ रहे। अच्छा, जोरदार एकदम धड़धड़ा के बड़ी तेज वॉशिंग मशीन हम लोगों के घर पे तो आवाज भी करता है। अब आप लोगों वाला साइलेंट वाला को तो नहीं पता, तो सुनाई भी देता कि हाँ एकदम धक 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 अभी घूम रहा है, हाँ अभी पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। वॉशिंग मशीन में पहले पानी गिरता है, फिर अभी क्या हो रहा है? सरफुआ घुला के झाग बन रहा है। अभी कभी नोटिस नहीं किए हो? वॉशिंग मशीन में पहले पानी गिर रहा होता है, वही कॉन्सेप्ट जो इंसान करता है, फिर उसके बाद ड्रम उसका
वो क्या कर रहा है, झाग बना रहा है, उसके बाद जोर जोर से घुमाएगा, झाग को पूरा फेना फेना कर देगा, पूरा कपड़ा फेना फेना हो गया। अब आदमी का हाथ नहीं लग रहा तो साला कपड़ा साफ कैसे हो रहा है? इतना जोर से फेना करने के बाद इतना जोर से घूमता है कि कपड़ा एजिटेट हो जाता है डस्टवा को नीचे। और अगर वॉशिंग मशीन नहीं, आप इसकी भी बात करें, आप एजिटेट कर किसको रहे, कपड़ा को। डस्ट एजिटेट हो नहीं पा रहा है तो इट जस्ट लीव्स द क्लोथ। बैट से भी वही चीज है, आप उसको एजिटेट ही कर रहे हैं, मार के उसको चीप रहे हैं। जैसे धूल को कैसे मार के चीपते हैं, धूल को करते हैं कि कपड़ा को, कारपेट को पीछे करते थे, तो बैटवा से नहीं मारते हम लोग, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अब और सुनिए, कपड़ा धुलने के बाद उसको पानी में ऐसे ऐसे करके खंगाला जाता है, नॉर्मल प्रोसेस, खंगाला जाता है। एक्चुअली तुम कपड़ा नहीं साफ कर रहे हो, तुम पानी से गुजरवा रहे हो इसको 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 इसको। ये सारे लोग फ्लोइंग वाटर के साथ बोलते हैं यस वी विल गेट कैरिड अवे विद द वाटर, वी विल गेट कैरिड अवे। हम लोग जो ऐसे से कर रहे होते हैं, वी विल गेट कैरिड अवे विद द वाटर। तो ये चाहता है कैरी अवे हो जाना वाटर के साथ, नहीं ये बस ये चाहता है कैरी अवे होना। पर इसके साथ अभी हम हाथवा, तुम मेरा फंसा के हमको टाने तो मेरे साथ जो था वो भी तो टना आ रहा था। तो ये कैरिड अवे होना चाहता है वाटर के साथ, पर इसके साथ लॉक्ड कौन है, कार्बन कंपाउंड एलिमेंट मतलब हाइड्रोफिलिक, तो वो भी कैरिड अवे होता है। हाइड्रोफोबिक कैरिड अवे के चक्कर में किसको कैरी अवे कर रहा है, डस्ट को कैरी अवे। एक पानी खंगाले, मम्मी लोग तो ऐसे ही बोलती है, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम खंगाले, पनिया थोड़ा गंदा दिखा, पानी को फेंक दो, फिर नल के नीचे बाल्टी लगा दो, पूरा एकदम फ्रेश वाटर से नलवा का बाल्टी पूरा भर गया नलवा का पानी से, खंगारल कपड़ा को फिर खंगालो, फिर खंगालो, फिर साबुन साबुन निकलता है, साबुन साबुन, उस साबुन साबुन नहीं निकलता, वो ये कैरिड अवे होना चाहता है। पर ये कैरिड अवे के चक्कर में किसको कैरी अवे कर रहा है, द हाइड्रोफोबिक को, और वो साथ में किसको कर रहा है। हम लोग तो बचपन से छोटे परिवार में रहे, इसलिए सब कुछ अपने आंख के सामने होते देखे हैं। तुम लोग जॉइंट फैमिली रहोगे तो कपड़ा कब धुलता होगा पता नहीं चला होगा तुम लोगों का। हाँ, बड़ा परिवार है, बड़ी मम्मी सबका कपड़ा धो देती थी जॉइंट फैमिली में, और अभी अगर सिंगल परिवार है तो मेड आके धो देती है। पर हम लोग का छोटा परिवार तो सब कुछ देखा, तो हम लोगों ने मम्मी लोगों को देखा है कि एक बार खंगाली, पानी पूरा साला भयानक गंदा हो जाता था, फेंक देती थी। या वो छोड़ो ना, अभी दिवाली की सफाई हो रही है ना, घर में शीशा तो जरूर पोंछ रहे होगे तुम लोग, शीशा पोंछते हो, पानी खंगालते हो, गंदा हो जाता है, मम्मी आती है, तुम लोग सोचते हो गंदे पानी से पोंछ पाछ के खत्म करे जल्दी जल्दी। क्या पटवारी गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे तो बोलो, हम भी लड़का हैं जी, हम समझ सकते हैं। बीच में आ जाती मम्मी, पानी फेंका का नहीं है, चलो चलो पानी फेंको, फिर से फ्रेश पानी लाओ। बस यही कॉन्सेप्ट तो कपड़े में भी है। सेकेंड टाइम खंगाले, पानी गंदा हो चुका है, उसको फेंकवाती है, खुद धो रही है कपड़ा तो फेंकती है, फिर थर्ड टाइम खंगालते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि अब और खंगालने की जरूरत नहीं है। 3-4 पानी जब खंगाल लेती है 3-4 बार, तो अब खंगालने पे भी पानी गंदा नहीं हो रहा, अब साफ रह रहा है। तो ये बस बह रहा है, पर और कोई डस्ट बचा नहीं बहने को, तो बोलती है हाँ हो गया, अब गार के पसार देंगे। क्लियर है? इसी को कहते हैं माइसीली स्ट्रक्चर। किसका सीली सत्यकाम, ठीक है, किसका सिल्ली, कुछ फटेगा तो सियोगे ना, ठीक है ना। तो माई सीली, याद रहेंगी बातें। आज भी उदास हो जी, So that is called myceli structure। हम इतनी देर पढ़ा रहे थे एक सोप मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कितने एंड्स होते हैं, 2 एंड्स, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड मूव्स अवे फ्रॉम वाटर एंड गेट्स टुवर्ड्स द डस्ट, अटैचेस इटसेल्फ टुवर्ड्स द डस्ट, एंड हाइड्रोफिलिक अटैचेस टू द वाटर। क्लियर? अब इसको ना थोड़ा सा रीडिंग मारेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। A soap molecule has 2 parts, a long chain hydrocarbon part which is hydrophobic। हाइड्रोफोबिक शब्द को गोल कीजिए। हाइड्रोफोबिक शब्द को गोल कीजिए। दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल को गोल कीजिए ताकि याद रहेगा कि हाइड्रोफोबिया जिसको, उसको पानी से डर लगता है। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डस्ट एंड डर्ट। सॉल्युबल को गोल कीजिए। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, शॉर्ट आयोनिक पार्ट। शॉर्ट
छोटा सा ही है ना, ज्यादा लेंथ वाइज तो ये बड़ा है। शॉर्ट आयोनिक पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक, दिस पार्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन डस्ट। अब नहीं अंडरलाइन करना है, जब उधर कर लिया तो इधर कहला, इधर उसी का ऑपोजिट है ना। अ सोप मॉलिक्यूल इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है। कार्बन कंपाउंड्स का भाई कौन सा कार्बन कंपाउंड? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इट इज एल्कलाइन दैट इज टर्न रेड लिटमस ब्लू। साबुन जो आपके घर पे आता है, कपड़ा धोने वाला, नहाने वाला, उसमें लिटमस पेपर सटा के देखना सत्यकाम, तुम देखोगे कि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, तो तुम समझ गए कि वो बेसिक इन नेचर होता है। और अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो तुम्हारा साबुन हुआ एसिडिक है, संभल के लगाना। इधर उधर लग गया तो जल जाएगा। वॉशरूम में ले आके टेस्ट कर लिए हो? नहीं हुआ कलर से। अच्छा, वो सॉल्ट्स होते हैं ना उसमें, समझे वैभव जान? क्या बोला सुने। ठीक है, प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल? What is the main principle, students? What is the main principle? To make oily and greasy parts soluble in water so that they can be washed away during rinsing and agitation. इतना घुलनशील बना लो कि rinsing के समय, rinsing मतलब ये जो छप 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 कर रहे हैं, rinsing या agitate कर रहे हैं, उस समय they get washed away. Working. When soap is dissolved in water, then it forms a colloidal solution and cluster together to form a special structure called myceli. एक साथ इकट्ठा हो जाता है, myceli बनाता है। एक बार इधर साइड में आइए, कोलॉइड क्या है? बस साइड में सुनिएगा, जो लोग 9वीं कक्षा मेरे से पढ़े उनको बहुत अच्छे से पता है। एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी घोलो, एकदम बढ़िया से घोल लो। पहले भी बताएं। अच्छा, फिर भी कुछ नया लोग है, बढ़िया से घोलो, घुल गया चीनी। अब ऐसा नहीं होगा कि शुगर विल सेटल डाउन, ऐसा नहीं होगा। एक बार घुल गया तो घुल गया। नेक्स्ट, कांच का गिलास लो, पानी लो, उसमें मट्टी घोलो, मट्टिया एकदम बढ़िया से घोलो, लेकिन थोड़ा देर छोड़ दोगे तो मट्टी विल सेटल डाउन। पहला वाला में नहीं सेटल डाउन हो रहा है, वो होमोजीनियस है, एक समान है मीठापन। ऐसा नहीं कि ऊपर का चीनी वाला पानी ज्यादा मीठा है, नीचे वाला कम मीठा है, या नीचे गाढ़ा गाढ़ा है इसलिए ज्यादा मीठा है, ऊपर कम मीठा है, ऐसा नहीं होगा। पर मट्टी पानी में घोलोगे तो मटिया थोड़ा देर बाद बढ़ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। अब तीसरा गिलास में लो मिल्क। तुम्हें लगता है कि मिल्क होमोजीनियस है, लुकिंग लाइक होमोजीनियस, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। उसके फैट पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से दिखता नहीं है और हमें लगता है कि होमोजीनियस है मिल्क पार्टिकल। पर जब टॉर्च मारोगे कांच के गिलास में, एक गिलास दूध लेकर टॉर्च मारना, टॉर्च का रोशनी फैल गया, तो भाई इतना क्यों फैल रहा है? इससे कंफर्म हो गया कि पार्टिकल्स आर सच सो बिग, इतना बिग तो है कि लाइट को स्कैटर कर देगा। चीनी पानी को भी कांच का गिलास में लो, टॉर्च मारो, नहीं स्कैटर होता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि चीनी पानी के पार्टिकल्स इतने ज्यादा अच्छे से घुले हुए, इतने छोटे हैं कि स्कैटर नहीं हुए। मिट्टी पानी में टॉर्च मारो, भयानक स्कैटर होगा। तो मिट्टी का तो पार्टिकल्स इतना बड़ा होता है कि दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, तो लाइट को तो स्कैटर करेगा ही। तीसरा वाला की बात कर रहे हैं, लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। तुम्हें लग रहा है कि वो होमोजीनियस है पर एक्चुअली हेट्रोजीनियस है। कमिंग बैक, अब हम पूछेंगे कि साबुन घिसने से जो झाग झाग होता है वो कैसा है? होमो है, हेट्रो है? कि ना होमो ना हेट्रो, वो कोलॉइड है। क्लियर अब हुआ? अचानक से ये शब्द आ गया था तो दिक्कत हो रहा था ना कि कोलॉइड क्या होता है। तो ना ये होमो होता है साबुन का झाग, ना हेट्रो होता है साबुन का झाग, वो कोलॉइडल होता है। वर्किंग में आइए, when soap is dissolved in water then it forms a colloidal solution and cluster together to form a special structure called myceli. myceli को गोल करो, और कोलॉइड शब्द जहां मिला था वहां पे भी गोल कर लेना। आगे सुनिए, in a soap myceli the soap molecules are arranged in such a way that the hydrocarbon part is directed towards the center. इधर देखिए, the hydrocarbon part is directed towards the, तो directed towards the center को गोल करो। and the ionic part, ये वाला चचा, ions, ionic part, ion क्यों है? क्योंकि OH माइनस है, is directed outwards, directed outwards को गोल करो।
When a dirty cloth is put in soap solution, then the hydrocarbon end of the soap attaches to dirt and oil, and the ionic part of the water attaches to ionic part of the soap attaches to water. हिंदी में तो अभी समझाया था ना, एगो डस्ट से अटैच हुआ, एगो पानी से अटैच हुआ. Now when the soap is agitated, now when the soap नहीं होगा, वहां काट के करो, cloth is agitated. कपड़वा कौन एजिटेट करते हो, फच करते हो. Now when the soap नहीं, now when the cloth is agitated. फोर्थ पॉइंट में हम लोग, now when the cloth is agitated, then the dirt and the oil present on its surface entrapped in the myceli. कहां पे ट्रैप होके है, myceli में. entrapped in the myceli gets dispersed in water, due to which the water becomes dirty and the cloth gets clean. यहां से यहां तक अंडरलाइन करो, water becomes dirty and the cloth gets clean. समझ आया, कहां से कहां तक अंडरलाइन करो. water becomes dirty and the cloth gets cleaned. फिर से बोल रहे हैं, water becomes dirty and the cloth gets cleaned. water becomes dirty and the cloth gets cleaned. water becomes dirty and the cloth gets cleaned. अब कुछ क्लियर हुआ आपको. यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स हम बना कर दिए हैं, उस बॉक्स में इस छवि को बना लीजिएगा. स्क्वायर बॉक्स में इस छवि को बना लीजिएगा. सॉल्ट है. अब आते हैं डिटर्जेंट्स में. स्टूडेंट, डिटर्जेंट्स जो होता है सब कुछ सोप जैसा ही होता है, सिर्फ उसका केमिकल नेचर बहुत स्ट्रांग होता है. ये तो हम उस दिन ही कंप्यूटर के पास शट डाउन करते करते बता ही रहे थे. बस उसका नेचर बहुत स्ट्रांग होता है, केमिकल बहुत स्ट्रांग होता है. तो वो पानी में खंगाल के कहाँ चला गया डिटर्जेंट का केमिकल? नाली में, नाली से नाला में, नाला से रिवर में, रिवर से ओशंस में. मतलब फाइनली वो कहीं ना कहीं किसी वाटर बॉडी में जा रहा है. और उस वाटर बॉडी में जाने के बाद भी क्या वो डिकम्पोज हो जाता है कि डिकम्पोज नहीं होता है? डिकम्पोज नहीं होता है. सो इज इट बायोडिग्रेडेबल कि नॉन बायोडिग्रेडेबल? बोलने के अंदाज से ही समझ में आ गया होगा. बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल कि नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल है डिटर्जेंट का केमिकल्स. तो जाके कहीं ना कहीं आखिरी में तो एक वाटर बॉडी में जा रहा है, तो उस वाटर बॉडी को क्या करेगा? हार्म पहुंचाएगा, एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचाएगा. इसलिए बोला जाता है कि डिटर्जेंट्स का प्रयोग ज्यादा ना करे. पर हम लोग ह्यूमन बीइंग अपना फायदा या अपना सहूलियत देखते हैं कि साबुन के केमिकल्स उतने हार्श हैं नहीं. कपड़ा साफ करने के लिए साबुन ज्यादा घिसना पड़ रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि एक चम्मच डिटर्जेंट से काम जल्दी चल जाता है ना, तुरंत हो जाता है ना, घिसने का टाइम भी बचता है ना, तो हम लोग इसलिए डिटर्जेंट से काम करते हैं. पर साइंस बोलता है कि आप सोप से ही काम कीजिए. पहले, आज से ज्यादा नहीं, 20-25 साल पहले तक एक ही साबुन आता था, उससे लोग नहाते भी थे और कपड़ा भी धोते थे. हाँ, उसमें हम साबुन का नाम नहीं पता, पर साबुन आता था ऐसा. उस समय अगर कोई लक्स और लाइफबॉय से नहा रहा है तो बहुत बड़ा आदमी है, लक्स साबुन आता है इसके घर में. तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि हम लोगों के पास उस समय उतना अफोर्डेबल नहीं था कि सबके घर में डिटर्जेंट्स आए. अब ना सबके घर में डिटर्जेंट्स आ रहा है. डिटर्जेंट में क्रांति तो लाया निरमा ने, डिटर्जेंट्स की क्रांति लाई निरमा ने. हर घर में अगर डिटर्जेंट आना लगा तो उसका मतलब निरमा ही आ रहा है सबके घर में. जो बड़े लोग हैं उसके यहाँ SURF सर्फ आता था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट. तो क्या हो रहा था, एक एक कपड़ा साबुन से नहाते भी थे, कपड़ा भी धोते थे, तो कपड़वा ज्यादा साफ होता नहीं था. तो धीरे धीरे इंसान बोला थोड़ा पैसा खर्चा करके हम लोग डिटर्जेंट से ही काम चलेंगे. पर अल्टीमेटली किसको नुकसान हो रहा है? एटमॉस्फेयर को, नेचर को. डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट.
Detergents are better cleaning agent than soap because they do not form insoluble calcium and magnesium salt. Scum. Scum को गोल करो और बाहर तीर बना के लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तीर बना के लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरी तरफ देखिए, स्कम का क्या मतलब होता है. नहीं मिला? SCUM स्कम. स्पेलिंग मिस्टेक है. स्कम SCUM स्कम. स्कम स्कम ये स्पेलिंग होगा. अब मेरी तरफ देखिएगा प्लीज. प्लीज हैव अ लुक. अगर किसी शहर में खारा पानी आता है, यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, यहाँ के पानी में आयरन बहुत है, या तो सॉल्टी है उड़ीसा का पानी. उड़ीसा समुद्र का पानी आता है ना. हम लोग के यहाँ तो कोई समुद्र का नहीं आ रहा, हम लोग जमीन के नीचे से पानी लाते हैं. और हम लोगों के जमीन के नीचे वाला पानी में अगर आयरन आ गया, वो तो नेचुरल सब्सटेंस आ सकता है, तो वहाँ का पानी में आयरन है. हम लोग का रांची में वैसे नहीं है. किसी शहर में अगर पानी में आयरन है या सॉल्ट है, तो उस पानी से कपड़ा धोते समय साबुन घिसते रह जाओगे, झाग पैदा नहीं हो रहा है. तो भाई झाग पैदा नहीं हो रहा है तो साबुन का जो क्लीनिंग एक्शन है वो तो हो नहीं पाएगा, कपड़ा साफ होगा नहीं. इसलिए बोलता है कि आप लोग के यहाँ का पानी बड़ी खारा है या आपके घर का कपड़ा बड़ी गंदा है. दोनों ही केसेस में कपड़ा बड़ी गंदा है या आपके यहाँ का पानी बड़ी खारा है, पानी को उबाल के लाइए, फिर सरफ नहीं, फिर डिटर्जेंट घोलिए, उबाल के लाइए. क्या कीजिए? उबाल के लाइए. एनीवेज अभी हम उबालने पे नहीं जाएंगे, अभी हम आ रहे वापस. तो भाई पानी अगर बहुत खारा है वहां का, या वहां का पानी में आयरन है, तुम साबुन तो घिस रहे हो, क्या फॉर्मेशन नहीं हो रहा? लैदर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, झाग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. तो भाई झाग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो क्लीनिंग एक्शन होगा नहीं, कचरा निकलेगा नहीं. तो भाई वो जो साबुन है वो डिसॉल्व होकर जा कहां रहा है? जब वो झाग नहीं बना रहा है तो डिसॉल्व होकर जा कहां रहा है? साबुन धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होकर झाग के फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए खत्म हो रहा है. पर तुम्हारे यहाँ का पानी खा रहा है, झाग नहीं बन रहा, तो साबुन वहां जाता कहाँ है? तो तुम ठीक से देखना, साबुन घिसे जा रहे हो बाथरूम में, बह के बस चल जा रहा है साबुन, बह के. गाढ़ा गाढ़ा वाइटी मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट, कर्ड या सुधा का जो लस्सी आता है उस तरह का बस बह के जा रहा है, साला झाग नहीं बन रहा है. तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ साबुन हो रहा है. तुमको वो वेस्टेज क्यों नहीं दिखता है पता है? डेली, क्योंकि हम लोग रांची में रहते हैं ना, साबुन वहां घिसते हैं तो झाग बन रहा है. तो लोग बैठ के झागुआ को फोड़ फोड़ के फिर जमा करते हैं. क्या मजाक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तो झाग बना, कब मर गया और कब बह गया पता नहीं चला. पर जिसके यहाँ झाग नहीं बनता है, जिस शहर में, वहां पे साबुन बस बह रहा है मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट, मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट बन के बस बह के निकल रहा है नाली में, और तुम साबुन घिसे जा रहे हो, कपड़ा साफ नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज कम? द मिल्की कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड when soap is not forming lather. The milky curdy precipitate, परिभाषा होगा आगे, चिंता मत करिए. Milky curdy precipitate formed when soap is not forming lather, then that milky curdy precipitate is called scum. तो scum is कहीं ना कहीं is the reason for wastage of soap, and कपड़ा साफ भी नहीं होगा. Coming back, क्या बोला? Detergents are better cleaning agent than soap because they do not form insoluble calcium and magnesium salts, scum or precipitate. डिटर्जेंट इसलिए भी बढ़िया होता है क्योंकि साबुन की तरह ये लोग स्कम नहीं बनाते हैं. बोले हाँ बात तो सही है, डिटर्जेंट घोले और फट से झाग बन गया, ठीक बोल रहे ना. पर साबुन घिसे तो चांद से साबुन बस गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है. आइए, लिमिटेशंस ऑफ सोप. क्या लिमिटेशंस है, कमियां क्या? काम करता है लेकिन कुछ कमियों के साथ. पहला, सोप्स आर नॉट सुटेबल टू बी यूज्ड विद हार्ड वाटर. सहमत हैं? Ca2+ or Mg2+ ions present in hard water combine with soap molecule COONA+ to form insoluble precipitate called scum. This results in wastage of soap. Scum शब्द को अंडरलाइन करो और wastage of soap को भी अंडरलाइन करो. हार्ड वाटर रहा तो साबुन बस घुल रहा है, बर्बाद हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, और बना क्या रहा है? स्कम. लादर बना रहा है कि लादर नहीं बना रहा है? दूसरा, the scum formed discolors the fabric of the cloth. बोलते हो ना हम लोग यहाँ का पानी है ठीक नहीं है जी, नल खराब हो गया, यहाँ का कपड़ा सबका भी रंग देखिए ना ऐसा उड़ गया है. तो कपड़ा का रंग उड़ा इसलिए क्योंकि साबुन तो अपना काम कर नहीं रहा है.
तो स्कम बनते चल जा रहा है, उससे कपड़े की रंगत खराब हो रही है। क्वेश्चन, वाई एजिटेशन इज नीडेड ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स? क्यों इतना झंझोरना पड़ता है कपड़े को? हिंदी में समझा दिए थे, क्यों झंझोरना पड़ता है? बोलो, माइसीली सब तरफ से तो टानता है ही, तो ग्रिप को, पकड़ को कमजोर तो कर ही देता है, पर और एजिटेट कीजिएगा, ब्रश मारिएगा, रगड़िएगा, ऐसे से करिएगा तो वो पकड़ और भी ज्यादा ढीला हो जाएगा, तो वॉश अवे करना आसान है। तो देखिए आंसर क्या है, द लॉन्ग चेन नॉन आयोनिक पार्ट ऑफ द सोप सिंक्स इन ऑयल एंड ग्रीस ड्रॉपलेट्स एंड दस लूजन्स देम फ्रॉम द क्लोथ। कौन लूजन किया जी? ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ या ना? कौन सा एंड, हाइड्रोकार्बन वाला कि आयोनिक वाला? ये हाइड्रोकार्बन से ना, ये क्या है? लूजन्स देम फ्रॉम द क्लोथ। However, this loosening is insufficient. This loosening is insufficient to take out the tiny droplets of oil and grease. So the clothes are agitated so that the oil, dirt and grease is squeezed out easily. पकड़ और आसानी से, मतलब ये लोग खींचता तो है ही, पर फिर भी बाहर निकाल नहीं पाता है, इसलिए इसको और एजिटेट करते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए। एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का फायदा बताइए। बोलो, कम खर्चा में हो जाएगा, झाग ज्यादा बनाता है, स्कम नहीं पैदा करता है, जिद्दी से जिद्दी दाग को निकाल देता है। तो पहला, वर्क्स वेल इवन व्हेन हार्ड वाटर बट सोप डज नॉट। दूसरा, डिसॉल्व्स फास्टर देन सोप, छोटी छोटी तो होती है दाने, किसके? डिटर्जेंट के, तो जल्दी घुलेगा। तीसरा, डज नॉट फॉर्म स्कम, छोटा छोटा होता है तो बर्बादी है, स्कम बनाएगा कि लादर बना ही देता है। Disadvantage of detergent, detergents are non-biodegradable and they cannot be decomposed, hence causes water pollution. सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस वो सब पढ़ते रहोगे। अब आजा दारू और एसिड में क्या फर्क है। पहला, दारू डज नॉट फ्रीज, एसिड फ्रीज होता है, याद है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, विनीगर को रखते थे, पहला डिफरेंस है वो। दूसरा, पानी निकाल देंगे, रे बाबू रे पानी निकाल देंगे, याद आ रहा है? पानी निकालेंगे तो एल्कीन बनता था, गेट्स डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पूछा नहीं था वो लड़का हमसे, एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताइए, पार्थ सिंघल, तो बोले थे ना। उधर आइए, डज नॉट गेट्स डिहाइड्रेटेड। तीसरा, नो इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, उधर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आखिर एसिड ना जी, कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर है तो एसिड, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा। एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट, सॉरी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तीन डिफरेंस क्लियर है आपको, अगर आप चैप्टर के क्लास में आते थे, जब मैं पढ़ाता था तो आप आते थे तो आपको समझ में आ रहा कि हाँ एगो से रे बाबू रे पानी निकाल देंगे, उसमें से नहीं निकलेगा। एक और पॉइंट भी कर सकते हो, दारू को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। चौथा ऐड कर लो, इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, क्या बन जाएगा बाबू? एसिड। वही नहीं पढ़ा लिखा दोस्त था जो मम्मी आ गई थी रातों रात, तो लड़का ऑक्सीडाइज ही ना किया था दारू को, CH3COO, CH3COO। तो चौथा पॉइंट पे लिख लो, इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। चौथा पॉइंट लिख लो, इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। कोई सा भी है तो अल्कोहल ना,